तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले कि धातु, कि धातु हमारे पृथ्वी पर किन किन अवस्था में पाया जाता है। तो धातु दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक होता है मुक्त अवस्था, दूसरा क्या होता है? संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का कहने का मतलब क्या है कि जिस पर वायुमंडलीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंडल में जो धूलकण होता है, जलवाष्प होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। और दूसरा जो होता है क्या होता है? कौन सा? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या है? जिसमें वायुमंडलीय का क्या प्रभाव पड़ता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? आपका खनिज। खनिज होता क्या है? तो सबसे देखिए बच्चों, क्या है ना कि खनिज होता क्या है? कहता है कि पृथ्वी की परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। जैसे में लिखिए क्या? जैसे में लिखिए सोडियम क्लोराइड। जैसे में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका होगा क्या? कैल्शियम का कार्बोनेट। और आपका क्या है? जैसे ZnS, जिंक क्या? सल्फाइड, ठीक है ना। ये सब क्या है? सारे के सारे क्या है? खनिज है। अब आपको कहता है कि अयस्क, कहता है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? धातु उपस्थित होता है और जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। आसानी से मतलब क्या? कम खर्च में, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे में बॉक्साइड के, बॉक्साइड अयस्क लिखिए। कौन सा? Al2O3 इंटू क्या? 2H2O। देखो ये अभी शुद्ध रूप में नहीं है, समझिएगा, ये अभी शुद्ध रूप में नहीं है, लेकिन ये कहां से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से। जिससे और भी है, मान के चलिए जैसे फेरस का ऑक्साइड है, अयस्क है। फेरस का अयस्क रहता है। ये सब भी क्या निकलता है आपको? कहां से? जमीन के अंदर से तो निकलता है, लेकिन ये किस रूप में रहता है? इसमें किसका क्या रहता है? धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब कहता है यहां पर समझिएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये जितना, क्योंकि अयस्क जो है खनिज से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये जो अयस्क है कहां से हमको प्राप्ति मिलती है? खनिज से ही। लेकिन सभी अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खनिज में क्या है? कम मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन अयस्क में तो ऐसा बात है नहीं। अयस्क तो उसी को कहेंगे जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और खनिज तो कह रहा कि नहीं नहीं, जो भी मिट्टी के अंदर से निकलेगा पृथ्वी की परत से, वो सारा का सारा क्या है? खनिज है। तो दोनों में अंतर है। और अयस्क कहता नहीं, पृथ्वी की परत से वैसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अगला टॉपिक है, अब कहता है कि अयस्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखो अयस्क, अयस्क जो है वो क्या है? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जैसे देखो कॉपर अयस्क है, कॉपर का अयस्क प्राप्त होता है। जैसे ये क्या है आपका? ऑक्साइड अयस्क। पहला क्या है? ऑक्साइड, यानी कॉपर के साथ अभी क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ क्या है? अभी ऑक्सीजन इसमें अभी क्या है? जुड़ा हुआ है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, टीन का है, फेरस ऑक्साइड होता है आदि। ये सब सारे क्या है? ऑक्साइड के रूप में। अब है सल्फाइड अयस्क। अब क्या आपका? सल्फाइड अयस्क, यानी इसमें सल्फर भी उपस्थित होता है। समझिएगा, है अयस्क,
यानी इससे धातु निकालेगा, लेकिन अभी भी उसमें क्या है, सल्फर उसमें क्या है, उपस्थित है। तो अब उस सल्फर को क्या करेगा, हटा करके शुद्ध धातु न प्राप्त किया जाता है। मार्केट में जो धातु प्राप्त होती है वो कैसा धातु रहता है, हमको शुद्ध धातु। लेकिन अभी इसके साथ क्या है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से निकला है, तो मिट्टी के अंदर से कोई भी पदार्थ निकलता तो क्या शुद्ध निकलता है, वो सारा का सारा क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो अभी कुछ ऐसे अयस्क है जिसमें सल्फर क्या रहता है, उपस्थित रहता है, जैसे कॉपर सल्फाइड, सिल्फर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मरकरी, लेड, आयरन, ये सब में भी क्या रहता है, सल्फर उपस्थित होता है। फिर है कार्बोनेट अयस्क, यानी है तो जैसे सोडियम, सोडियम धातु है, लेकिन सोडियम इसमें क्या है, कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को पहले, सोडियम प्राप्त करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए। पहले हमको क्या चाहिए, सोडियम निकालना है तो सोडियम कार्बोनेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट हमको मिलता है, कार्बोनेट उसमें उपस्थित होता है, कॉपर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, फेरस कार्बोनेट होता है। ये सब कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसका शुद्धिकरण करके क्या हमको सोडियम निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, कैल्शियम निकालते हैं, मैग्नीशियम निकालते हैं, जिंक को प्राप्त किया जाता है शुद्ध कर करके। लेकिन ये जो है ना, हमको कहाँ, पृथ्वी की सतह से क्या होती है, प्राप्ति होती है। फिर है अगला क्या, हेलाइड अयस्क। क्या है, हेलाइड। हेलाइड का मतलब क्या, हेलोजन। हेलाइड का मतलब क्या, हेलोजन। तो हेलोजन किस ग्रुप को कहा जाता है, तो 17वां ग्रुप को हेलोजन कहा जाता है। ये जो 17 वर्ग है ना, वर्ग 17 पीरियोडिक टेबल में कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। इनको क्या कहा जाता है, हेलोजन, यानी जिसको हेलाइड अयस्क कहते हैं। तो ये भी किस रूप में रहता है, कैल्शियम के साथ रहता है, सिल्वर के साथ रहता है, आदि हेलाइड के रूप में क्या पाए जाते हैं। तो कोई भी पूछेगा हेलाइड, हेलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन वर्ग। तो हेलोजन वर्ग कौन सा है, 17। हेलोजन वर्ग कौन सा है, 17। और उसमें कौन कौन सा तत्व, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्लियर है। फिर है फॉस्फेट अयस्क। क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट का मतलब क्या, फास्फोरस। फॉस्फोरस किससे बना होगा, फास्फोरस। तो कुछ ऐसे भी अयस्क होंगे जिसमें क्या, फास्फोरस क्या रहता होगा, उपस्थित होता होगा। और फिर उसका शुद्धिकरण करके क्या किया जाता है, कैल्शियम धातु प्राप्त किया जाता है। तो वही कहता है कि कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, और जिसका शुद्ध करके क्या चीज ज्ञात किया जाता है, धातु का निष्कर्षण होता है। तो ये थे कुछ अयस्क जो हमारे क्या, इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और जिनका शुद्ध करके क्या निकाला जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है। हमारे क्या, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, लेकिन शुद्ध अयस्क तो नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ निकलेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। सारा का सारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। कभी शुद्ध निकलेगा नहीं। तो हो सकता है कि कुछ अयस्क में ऑक्सीजन मिला हो, जिसको ऑक्साइड अयस्क बोल दिए। हो सकता है कि कुछ अयस्क में क्या हो, सल्फर मिला हो, जिसको सल्फाइड अयस्क बोल दिए। किसी में कार्बोनेट मिला हो, उसको कार्बोनेट अयस्क बोल दिए। किसी में आपको हेलाइड का तत्व मिला हुआ हो, हेलोजन ग्रुप का कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो, जिससे हम लोग उसको क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तो हमको इसका तत्व मतलब धातु निकल जाएगा। हो सकता है किसी में फॉस्फेट मिला हो, तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, धातु को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अब वो जो विभिन्न प्रक्रिया है, हाँ, वो कौन कौन सा विभिन्न प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी बारी बारी से लेंगे। समझिएगा। अब है धातु कर्म। धातु कर्म समझिए कि धातु कर्म किसको कहते हैं, तो धातु के निष्कर्षण को ही क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहते हैं। अब निष्कर्षण का मतलब क्या, शुद्ध प्राप्त करना। निष्कर्षण का मतलब क्या, कि शुद्ध आपके पास जो ऑक्साइड का जो अयस्क है
उससे धातु निकालिएगा ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन तो धातु नहीं है, उसमें धातु क्या है मेरा, कैल्शियम। तो कैसे निकालेंगे, समझिए। कहता कि आपके पास मान के चलिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को से इस कैल्शियम धातु, ये हमारा क्या है, धातु है ना, इस धातु का कैसे निष्कर्षण करेंगे, कैसे निकालेंगे। आप लोग को पिछले क्लास में बताया ना कि हम लोग के यहाँ जो कूड़ा वाला आता है, लोहा लक्कड़ हम लोग से यहाँ से छोटा छोटा टुकड़ा लेके जाता है और उसको क्या करता है, बेचता है, और फिर वो क्या करता है, कूड़े वाले कहां पर, बड़े बड़े मिलों को भेजता है, तो वहां पर फिर लोहा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करता है, तो कोई ना कोई विधि होगा ना। अभी जैसे हम ही लोग देखती होगी कभी कभी तुम अपनी मम्मी सबको या दादी सबको, हाँ, कि जो हम लोग घर में बर्तन यूज करते हैं, यदि वो फूट जाता है तो क्या करता है, उसको बेच करके दूसरा बर्तन हम लोग ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो फिर वो जो फूटा हुआ है वो क्या करता है, रिसाइकल करता है। रिसाइकल का मतलब क्या, उससे क्या किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है। तो वो जो पुनर्निर्माण होता है, कोई तो कोई प्रोसेस होगा ना, कि कोई बिना प्रक्रिया का ही बन जाएगा। तो आज जो हमारे मिट्टी के अंदर से जो भी अयस्क हमको प्राप्ति होती है, चाहे जिस रूप का अयस्क हो, चाहे ऑक्साइड के रूप का अयस्क हो, चाहे सल्फाइड रूप का अयस्क हो, चाहे कार्बोनेट का हो, चाहे हैलाइड ग्रुप का अयस्क हो, चाहे फॉस्फेट ग्रुप का अयस्क हो, तो उन अयस्क को निकालने के लिए, उन अयस्क से धातु को निकालने के लिए कोई ना कोई तो प्रक्रिया करेंगे ना। जैसे आप लोग को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए प्रक्रिया है ना, कि हमने क्या किया, पहले नर्सरी पढ़ा, प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, यानी हर प्रोसेस से गुजरते हुए हम लोग का आज 10th तक पहुंचे हैं। तो उसी तरह हमारे पास जो मिट्टी के अंदर से जो खनिज निकलती है, और उन खनिजों में देखना पड़ता है कि कौन अयस्क है, उस अयस्क से जो धातु का जो निष्कर्षण होता है, कैसे शुद्ध धातु, क्योंकि हमको चाहिए क्या, अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो लोहा का यदि कोई सामान लेते हैं तो शुद्ध लोहा का सामान लेते हैं, उसमें जंग लगा हुआ रहता लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसको मत दीजिए। क्यों, जैसे ही जंग लग जाएगा तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जंग लगने के बाद वो क्या होता है, कमजोर होने लगता है, टूटने लगता है अपने आप उसमें से। आज हम लोग जो सोना जाते हैं तो शुद्ध सोना न लेते हैं या अशुद्ध सोना लेते हैं, या चांदी जाते हैं तो शुद्ध सोना न लेते हैं, बर्तन जाते हैं खरीदने के लिए एल्युमिनियम का तो शुद्ध एल्युमिनियम का बर्तन न लेते हैं, तो उसमें मिक्स रहता है, मिट्टी मिक्स रहता है, मिट्टी सहित लेते हैं। तो एल्युमिनियम जो आज हमको कहीं ना कहीं खाद्यान्न में मिलती है, या कॉपर मिलती है, तांबा मिलता है, तो तांबा जो मिलता है तो उसका शुद्ध रूप हमको थोड़े मिलता है, क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर से निकला रहता है। अब मिट्टी में तो बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, पहले शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो जो कहता है कि धातु जो आपके पास अयस्क है, मिश्रित है, उससे जो धातु का जो निष्कर्षण होता है, यानी शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। समझिएगा, कहता अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन, शोधन मतलब क्या, कि आप उस निकालने के क्रम में कौन कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, है कि नहीं है। हम ही लोग खाना बनाते हैं तो प्रयोग करते हैं ना, जलावन चाहिए, अनाज चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, समय चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो कोई ना कोई प्रोसेस से ना हम प्राप्ति करते हैं। तो यही कहता है कि निष्कर्षण एवं उनके शोधन, शोधन का मतलब क्या, कि किस प्रक्रिया के द्वारा आप उसको शुद्ध कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया कि धातु कर्म कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, कि धातु के निष्कर्षण, हाँ, एवं शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
किस लिए ये काम करते हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? शुद्ध धातु चाहिए। क्यों क्या चाहिए? शुद्ध धातु चाहिए। हाँ, अवांछित मिला हुआ धातु नहीं चाहिए। अवांछित का मतलब क्या? कि मिट्टी के अंदर से जो भी चीज निकलता है ना, उसमें तो अवांछित चीज क्या रहता है? बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है। अवांछित नाम ही अवांछित, यानी जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमको तो चाहिए सोना, हमको चाहिए क्या? क्या चाहिए हमको? लोहा चाहिए, फेरस शुद्ध चाहिए, हमको चाहिए शुद्ध क्या? चांदी चाहिए। लेकिन हमको तो मिट्टी के अंदर से तो ये शुद्ध नहीं मिलता है। तो हमको इसको क्या करता है? निकाल करके इस पृथ्वी पर ढेर सारे प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद क्या होता है? शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। और यही शुद्ध धातु की प्राप्ति करने की जो विधि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब धातु कर्म में कौन कौन सा प्रक्रिया लगाते हैं समझ लो। तो देखो, सबसे पहला किया जाता है अयस्क का सांद्रण। क्या किया जाता है? अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण होता क्या है? अयस्क का सांद्रण होता क्या है, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा है कि जब अयस्क का सांद्रण कर लिए तो अब सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। अब समझ लो, पहले हमारे पास क्या है? अयस्क है, हमारे पास क्या है? अब अयस्क का क्या किए? सबसे पहला काम सांद्रण किए। हाँ, सांद्रण करने का मतलब क्या? कि इस अयस्क में जो भी अवांछित पदार्थ मिला हुआ था, हम उसको क्या कर लिए? अलग कर लिए। हम उसको क्या किए? अलग कर लिए, अवांछित पदार्थ को। अभी भी मेरा शुद्ध धातु नहीं मिला है। अब ये जो अवांछित को अलग करने के बाद जो हमको सांद्रित मतलब क्या? छना हुआ चीज। सांद्रित का मतलब क्या? कि कचरा को निकाल के जो अच्छा चीज बच गया उसको हम लोग सांद्रित कहते हैं। अब उसमें हम लोग विभिन्न प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखेंगे अभी कैसे कैसे कि अयस्क के सांद्रण में कौन कौन प्रक्रिया, किस किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पदार्थ तो अनेक प्रकार के होते हैं, सबका गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबको निकालने की भी तरीका क्या होगी? अलग अलग होगी। अब जो ये सांद्रित अयस्क है उसको हम क्या चीज में बदलते हैं? धातु के ऑक्साइड में। क्लियर? धातु का ऑक्साइड अभी जैसे पढ़े ना, धातु का ऑक्साइड का मतलब जैसे पढ़े अभी ना, कि कोई क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, कोई सल्फर के साथ मिला हुआ है, कोई कार्बोनेट के साथ मिला हुआ है, कोई हेलोजन के साथ मिला हुआ है, कोई फास्फोरस के साथ मिला हुआ है। तो उस रूप में पहले उसको क्या करेंगे? हम लोग बदलेंगे। अब जब इसको बदल लिए तब कहता है कि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे। यानी इस धातु के ऑक्साइड में ये जो ऑक्साइड है ना, इसको खत्म करो। अब क्या चाहिए तुमको? अभी भी शुद्ध धातु तुमको प्राप्त नहीं हुआ है। अब जो ये धातु प्राप्त हुआ है, इस धातु से अशुद्ध धातुओं का क्या करेंगे हम लोग? ये जो धातु प्राप्त हुआ ना, ये धातु कैसा है? अशुद्ध है। क्या है? अब अशुद्ध धातु को क्या करेंगे? शोधन करेंगे, तब जाकर के हमको क्या होगा? शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। तो अब इन चारों में कौन कौन सा प्रयोग करेंगे? तो अब देखिए क्या है कि अयस्क का जो सांद्रण होता है ना, उसमें भी निम्नलिखित विधि है। क्योंकि हमारे पास जो अयस्क जो प्राप्ति होती है वो भी विभिन्न प्रकार के अयस्क है कि नहीं हमारे पास? तो अब उसको कैसे अलग करेंगे? तो वो देखिए क्या क्या है, कौन कौन सा विधि से समझिएगा। तो कहता कि अयस्क का सांद्रण, समझिएगा कि कहता कि अयस्क का सांद्रण में अपद्रव्यों का मतलब क्या? जो उसमें मिला हुआ है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। कहता कि अपद्रव्यों एवं अयस्क के भौतिक या रासायनिक गुणों के अंतर का उपयोग किया जाता है। कहता है कि जो आपके पास जो अयस्क की प्राप्ति हुई है उसमें क्या क्या देखना पड़ता है कि उसमें कौन सा अपद्रव्य मिला है। अपद्रव्य का मतलब क्या? कि कौन सा अवांछित पदार्थ से वो उसमें क्या है? मिला हुआ है। अब उसका भौतिक और रासायनिक गुण कैसा है? क्योंकि हर
पदार्थ की जो गुण होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई उसमें कोई विषैला तो नहीं मिला हुआ है, और उसको गए निकालने के लिए तो हम ही क्या हो सकते हैं, हम ही को नुकसान पहुंचने लगे, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि मिट्टी के अंदर से बहुत सारी चीज निकलती है, अब उसमें क्या क्या मिला हुआ, पहले उसको क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। बिना जांच किए हुए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शुद्धि प्रक्रिया में ले नहीं जा सकते हैं। तो कहा था कि वही कहा था कि यहां पर कि आपका जो सबसे पहला है अयस्क का जो सांद्रण, तो ये देखना पड़ता है कि उस अयस्क में कौन सा अपद्रव्य मिला है, उसकी भौतिक गुण क्या है, उसकी रासायनिक गुण क्या है। जब तक आप उसका भौतिक और रासायनिक गुण नहीं आप मान के चलिए जानिएगा, हो सकता है कि आपको नुकसान कर जाए। आप काम करने के लिए जा रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको करे, नुकसान करे, तब तो आपको क्या है, दिक्कत है। इन सभी चीजों का जांच करने के बाद ही क्या किया जाता है, उसको निष्कर्षण के लिए काम में लाया जाता है। अब कहता है कि अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियां क्या है। पहला, हाथ से चूनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, केन पल्लवन विधि द्वारा, गालनिक पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा और निच्छालन विधि द्वारा। अब समझिए कि हाथ से चुनकर का कहने का मतलब क्या, हाथ से चुनकर कहने का मतलब क्या कि इसमें दोनों पदार्थ जो होगा ना वो किस रूप में होगा, ठोस रूप में होगा, तभी ना हाथ से हम चुन करके अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चावल में कंकर रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से ही चुन के नहीं निकालते हैं, इसमें और कोई विधि लगेगा, कोई और विधि लग सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों पदार्थ जो है ना वो किस रूप में, ठोस रूप में है ना, है कि नहीं है। कहीं पर चलनी का भी प्रयोग करते हैं, चालन विधि, हाँ, जैसे आटा या बालू में पत्थर का टुकड़ा रहता है, कंकर जिसको कहते हैं। तो देखो, जिस प्रकार से आपके पास पदार्थ है, आप उसको अलग करने के लिए आप उस विधि का प्रयोग करते हैं। अब चुंबकीयकरण पृथक कहां लगेगा, तो जहां धातु होगी, लोहा की मात्रा होगी, जहां पर लोहा की मात्रा होगी वहां पर हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे, चुंबक का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं पर नाली में हम लोग देखते हैं कि नाली में मेरा चाबी गिर गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से निकालने के लिए जाते हैं, वहां पर एगो चुंबक का ले जाते टुकड़ा, और जहां पर गिरा रहता है उसको वहां पर क्या करते हैं, गिराते हैं, तो चुंबक क्या करता है, उस चाबी के गुच्छा को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें लोह का गुण है। तो देखो, जिस प्रकार का हमारे पास अयस्क होगा उस प्रकार से उसको अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करते। समझिए गौर से, पूरा अच्छा तरीका से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जो जाते हैं बाजार में ना, हमको शुद्ध धातु प्राप्ति होती है, लेकिन कभी ये सोचे हैं कि ये जो आज शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो रहा है ये आखिरकार कैसे हमारे पास पहुंचता, अभी सोचिए, है ना। कि हम लोग जो आज जाते हैं बाजार में, कहते हैं कि 2 केजी कांटी दीजिए, किल कहते हैं ना, तो 2 केजी किल को बनाने तक में और मार्केट तक आने में कितना प्रक्रियाओं से वो क्या होता होगा, गुजरना पड़ता होगा, नहीं पड़ता है। पहले तो मिट्टी के खान से निकालता है, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। आज हम लोग के बिहार में कुछ नहीं है, झारखंड में चले जाओ, लोहा का खान है, हाँ है ना, लोहा का खान है ना, झारखंड में है, मान के चलो उड़ीसा में है, मान के चलो क्या कहते हैं, क्या पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में है, मान के चलो तुमको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में है। तो उस एरिया में ही लोहा का क्या है, फैक्ट्री भी है, हम लोग के यहाँ नहीं है। क्योंकि फैक्ट्री तो वहीं लगती है जहां पर उसको कच्चा माल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब कच्चा माल है झारखंड में, फैक्ट्री लगाएगा बिहार में, तो उसको लाने ले जाने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च क्या हो जाएगा, ज्यादा पड़ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन खर्च जब ज्यादा पड़ेगा
तो उस वस्तु की वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोई मार्केट में सस्ता में बेच रहा है, आप महंगा में बेचेगा तो आपको तो बिकेगा नहीं, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फैक्ट्रियां उसी एरिया में लगाया जाता है जहां पर उसको कच्चा माल क्या होती है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्लियर है? तो इसको जो निकालने के लिए सब जितने भी हमारे पास अयस्क हैं, जो भी मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, उन सभी को अलग अलग करने की क्या है, विधि भी क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या हाथ से चुनकर मतलब क्या, दोनों क्या होगा, ठोस होगा। तभी तो फिर कहता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण का विधि का मतलब क्या कि एक चीज इसमें हल्का होगा, एक चीज क्या होगा, भारी होगा। अब ऐसे जैसे हम लोग देखता है, अब इसका उपयोग समझो, हम लोग सब दिन साल में तो 2 बार देखते हैं इसका गुरुत्व पृथक्करण विधि का मतलब। गुरुत्व मतलब क्या, गुरुत्व मतलब क्या, पृथ्वी की ओर। अब पृथक्करण मतलब क्या, अलग होना। पृथक का मतलब क्या होता, अलग होना, पृथ्वी की ओर गिरना। बताओ कौन सा ऐसा काम जो हम लोग के घर में होता है 2 समय में, इसका सब देखता होगा, सब। बताओ, नहीं देखता है। जिस समय में धान या गेहूं दौनी होती है तो नीचे में चलनी लगा रहता है, वो वाइब्रेट करते रहता है, नीचे में धान गिरते रहता है, नहीं रहता है। जो भारी रहता क्या होता है, नीचे गिरता है, और जो हल्का रहता है वो खखरी, हाँ क्या रहता है, हवा के माध्यम से क्या होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर भी वही सिस्टम है, ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। तो जब ये चलनी कंपन करते रहता है तो भारी चीज क्या होता है, नीचे गिर जाता है। हाँ ऐसे रहता है, ऐसे करके सीढ़ी बना हुआ रहता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके सीढ़ी बना हुआ रहता है। जब ये कंपन करता है तो इस पर से सरक के क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और इधर जो कचरा रहता है वो क्या होता है, यहां पर रुक जाता है। समझ रहे ना। ये गुरुत्व फेन पल्लवन विधि, नाम ही है फेन। हाँ नाम ही है फेन। जैसे हम लोग बाल्टी में सरफ दे के क्या करते हैं, पानी को हिलाते तो क्या बनता है, झाग बनता है ना। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो उस झाग के साथ क्या हो जाता है, धातु ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं, सुखा करके फिर वो धातु का क्या होता है, निष्कर्षण हो जाता है। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे सबके बारे में। अब गालनिक का मतलब क्या है, गलना। कोई कम ताप पर गल जाता है, कोई अधिक ताप पर गलता है। जो कम ताप पर गलता है तो वो पिघल के नीचे गिर जाएगा, जो अधिक ताप पर रहेगा वो वहीं रह जाएगा, नहीं रहेगा। जो कम ताप पर पिघल गया, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, मार क्या हो जाता है, पिघला हुआ रहता है। मार को हम लोग क्या करते हैं, गिरा लेते हैं, और चावल को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं कि नहीं रोक लेते हैं, क्योंकि वो गल जाता है। तो गालनी का मतलब क्या कि यहां पर जो दोनों पदार्थ होगा, एक क्या होगा, अधिक तापमान पर गलेगा, एगो कम तापमान पर गलेगा। तो जो कम तापमान पर गल जाए, जैसे मान के चलो, जैसे आपके पास क्या है, लोहा है प्लस चांदी का मिश्रण कर दिए। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, अलग करना है। तो लोहा को गलाने के लिए ज्यादा ताप चाहिए, और चांदी को गलाने के लिए क्या, कम ताप चाहिए। तो इसको कम ताप पर जैसे ही गर्म करेंगे तो ये पिघल करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लोहा उधर बचा हुआ रह जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या कि गालनिक पृथक्करण में क्या कि दोनों का जो ताप में अंतर होगा, दोनों पदार्थों के ताप में अंतर होगा। एक को कम ताप पर पिघल जाएगा तो अलग हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, अधिक ताप पर, वो सही रह जाएगा। देखो सबका बारी बारी से हम लिखाए हो। चुंबकीय बता ही दिए कि जिसमें लोहा का गुण होगा उसको चुंबक अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और उसमें जो अचुंबकीय पदार्थ होगा उसको वही छोड़ देगा, केवल लोहा वाला कण को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। फिर है क्या, निच्छालन विधि। तो इन सभी विधियों का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे।
हाँ, इन सभी विधियों का क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी किसमें अभी पढ़ रहे हैं, पहला अभी अयस्क से अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं, पहला अभी काम कर रहे हैं। हमारे पास जो खनिज से जो अयस्क प्राप्त हुआ है, उस अयस्क का अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल सांद्रण कर रहे हैं। अभी शुद्ध धातु कहाँ, अभी तो शुद्ध धातु के लिए भी बहुत प्रक्रिया बाकी है, समझ जाइए। 4 प्रकार से हमको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हमें क्या शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है।